दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट या सुपर टेट के लिए चाहे प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसकी कि आज क्लास 18 में हम लोग संधि और उसमें विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यह हमारी संधि की क्लास 8 रहेगी, जिसमें आज विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी सत्य संधि के बारे में हम लोग समझेंगे और ट्रिक्स भी जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप पेपर में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कि विसर्ग संधि होती कहाँ पर है, तो मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि प्लस का साइन जब होता है और उससे पहले विसर्ग हो, बाद में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो पर पहले विसर्ग ही होनी चाहिए, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब मुख्य रूप से 4 प्रकार की संधियाँ होती हैं, सत्व, रुत्व, उत्त और अलोप। तो चारों ही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आज की संधि विसर्ग संधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं सत्व संधि के बारे में। दोस्तों इसका सूत्र जो होता है वो तो आपको याद ही रखना है, विसर्जनीयस्य सह। कभी कभी पेपर में पूछेगा कि ये जो संधि हुई है ये किस सूत्र के द्वारा हुई है, तो आप वहां पर सत्व संधि बताएं, लेकिन उसका सूत्र भी पता रहे कि विसर्जनीयस्य सह इसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र का नियम क्या है, तो बहुत ही सरल संधि है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में खर हो, अब खर का मतलब क्या, तो खर एक प्रत्याहार होता है जिसमें कि वर्गों के पहले, दूसरे और श स स वर्ण आते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि तीनों प्रकार के श यानी कि श स स आते हैं और वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। तो पहले विसर्ग मिले, बाद में खर मिले। खर का मतलब वर्गों का पहला, दूसरा और श श स। देखिए दोस्तों प्रत्याहार आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ दे कि बताइए कि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण किस प्रत्याहार में सम्मिलित हैं, तो खर प्रत्याहार में सम्मिलित है। तो यहां पर भी याद रखिए कि विसर्ग के बाद में खर हो यानी कि वर्गों के पहले, दूसरे या श स स हो, तो क्या करना है, बहुत ही सरल दोस्तों। देखिए अगर बाद में च छ स मिले यानी कि च वर्ग मिले या श मिले तो पहले श लगा देना है, ट वर्ग मिले या स षटकोण मिले तो स षटकोण ही बना देना है, और ता था मिले यानी ता वर्ग मिले और सा मिले तो फिर सा ही बना देना है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है, तो देखिए दोस्तों ये बात भी आप समझ लीजिए। जब उच्चारण स्थान आपने पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि इचु यशानाम तालु यानी जो उच्चारण स्थान च वर्ग का होता है वही श का होता है, इसीलिए च छ श ये सब इकट्ठे ही आते हैं, इसीलिए पहले श बनेगा। दूसरा आपने पढ़ा ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है वही सा का उच्चारण स्थान है, इसलिए ही टाठा सा से पहले सा आता है। और जो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है यानी कि दंत, वही सा का उच्चारण स्थान होता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि यहां पर सा क्यों बन रहा है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही जैसा है। मतलब ये जो 3 वर्ण लिखे हैं च छ श, इनका उच्चारण स्थान तालव्य सेम है, इसीलिए शाही बनेगा। इन तीनों का उच्चारण स्थान एक जैसा है, मूर्धा, तो श षटकोण बनेगा। और ता था सा, इन तीनों का उच्चारण स्थान सा दंत होता है, इसीलिए इन तीनों के पहले सा बनेगा। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि रामा धन टीकते लिखा हुआ है, तो आपने देखा प्लस के साइन के पहले विसर्ग आई, तो जैसे ही विसर्ग आई विसर्ग संधि हो गई। और बाद में देखिए तो बाद में कौन सा वर्ग आया है, टा आया है, टा वर्ण। और कौन सा होता है ये, पहला, यानी कि एक ही संधि है, तो आपको टा यानी कि टा से पहले क्या है, टा ठा सा यानी कि सा कर देना है। तो टीकते का टीकते लिख दीजिए, राम का राम लिख दीजिए और बीच में सा षटकोण आ जाएगा, तो रामष्टिकते हो जाएगा। इसी प्रकार से नी धन छलम, अब आपने देखा विसर्ग आ गई पहले, बाद में चा छा यानी दूसरा वर्ण आ गया। तो पहला वर्ण आए चाहे दूसरा वर्ण आए चाहे शा आए, आपको बीच में शा लाना है। लेकिन आपने देखा कि छा आया यानी कि ये चा वर्ग का है, तो चा छा और शा इनका उच्चारण स्थान एक जैसा होता है, तो बीच में शा आ जाएगा तो निश्चलम बन जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो उस व्यंजन संधि में भी एक संधि थी इस्तो इश्चुना इश्चु, और एक संधि थी इष्टो नाष्टु। तो ये इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, ये भी नियम यहाँ पर लग सकता है। तो कहने का मतलब अगर आपको रामष्टी कते का संधि विच्छेद पूछे, रामष्टी कते का, तो रामस धन टीकते भी सही होगा और रामाधन टीकते भी सही होगा। इसी प्रकार से निश्चलम का निहिधन छलम भी सही होगा, निस्धन छलम भी सही होगा। ये व्यंजन संधि है और ये भी व्यंजन संधि है, लेकिन यहाँ पर जो रामाधन टीकते यानी विसर्ग वाला है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो दोनों ही प्रकार की संधियां यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अब देखिए जैसे कि
कहा धन चित लिखा हुआ है, तो प्लस के साइन से पहले विसर्ग आई हुई है, तो विसर्ग का मतलब है विसर्ग संधि। लेकिन अब चा आया है बाद में तो शा आ जाएगा बीच में, तो कश्चित। लेकिन अगर मान लीजिए कस प्लस चित लिखा हो तो भी ये कश्चित ही बनेगा। यहां पर संधि कौन सी है? इश्चुत्व। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि की इश्चुत्व और इष्टुत्व संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट में उसका संपूर्ण वीडियो पड़ा हुआ है, ट्रिक्स पड़ी हुई है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो ये कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जैसे कि मनाधन तापा लिखा हुआ है, अब प्लस के साइन से पहले विसर्ग है, बाद में ता यानी कि पहला वर्ण है, तो बीच में सा आ गया, तो ये मनस्तापा बन गया। इसी तरीके से अगर मनस्तापा भी लिखा हो तो भी ये मनस्तापा बन जाएगा। तो कहने का मतलब आप याद रखिएगा कि रामस धन टीकते भी रामस टीकते होगा, लेकिन यहां व्यंजन संधि होगी, और रामा धन टीकते भी रामस टीकते होगा, लेकिन यहां पर विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि एक बार हमारा इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि वाला भी आप वीडियो हमारी क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब एक अगला एग्जाम्पल जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, एक तो ये नमाधनते नमस्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप याद ही रखिए। और हरि धन प्रातः, तो आप देखेंगे यहां पर गलत लिखा हुआ, ये प्रातः नहीं हरि धन त्रातः होगा। तो त्रा अगर आप देखें तो त्रा किससे बनता है? ता से बनता है, ता प्लस रा से बनता है, यानी यहां पर भी वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ है। तो जब पहला आया हुआ है तो फिर विसर्ग के बाद में ता आया है, यानी सा बीच में आ जाएगा, तो हरिस त्रातः बन जाएगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग तो आ गए बाद में विसर्ग के, लेकिन सा नहीं आया। तो यहां पर सा के उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे हरि यहां विसर्ग बना हुआ है, बाद में शाह है, तो शाह बीच में ला ले आएंगे, हरिश्चेते हो जाएगा, क्योंकि चाहे चा हो, चाहे छा हो, चाहे शाह हो, तीनों का उच्चारण स्थान तो तालब भी है, तो शाही बनना है। इसी प्रकार से नहीं प्लस संदेहम, तो आधा सा बीच में आ जाएगा। रामहा धन षष्ठा, तो सा षटकोणी आधा आ जाएगा। तो अब यहां पर एक बात आप याद रखिए कि अगर कभी भी डबल सा हो बीच में, डबल सा जैसे कि शा शा आ गया, आधा सा पूरा सा यहां पर भी, तो उसको कुछ नहीं करना है, वहां पर विसर्ग संधि होती है, और जो आधा अक्षर हो वहां विसर्ग बना दीजिए और आगे से अलग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पेपर में राम षष्ठा दिया गया है, तो बाद वाला षष्ठा अलग कर दीजिए और राम अलग कर दीजिए, उसके बाद विसर्ग लगा दीजिए। निस्संदेहम जैसे दिया गया है, तो आपने देखा बीच में डबल सा आया है, आधा सा और पूरा सा, तो संदेहम आगे का अलग कर दीजिए, नी के बाद विसर्ग लगा दीजिए, बीच वाला सा गायब कर दीजिए। तो ये संधि हमारी कौन सी है? सत्व संधि। सूत्र कौन सा है? विसर्जनीय सहा। अब जैसे यहां पर देखिए कश्चित लिखा हुआ, ये आगे पेपर में, तो आप जानते हैं बीच में आधा शा आया है, तो विसर्ग संधि होगी, तो कहा अलग कर दीजिए, चित अलग कर दीजिए, कश्चित हो गया, विसर्ग संधि हो गई। जैसे कि नमस्ते आ गया, तो आधा सा आया है बीच में, तो नमः अलग कर दीजिए, ते अलग कर दीजिए, सा गायब कर दीजिए। मनस्तापा आ गया, तो मनः अलग कर दीजिए, तापा अलग कर दीजिए, मनस्तापा हो जाएगा। तो ये संधि की ट्रिक थी। अब एक वर्ण जो हमारे बचते हैं दो, वो कौन कौन से? तो का और प, यानी का खा जो है ये का वर्ग के पहले दूसरे वर्ण है, और पा फा पा वर्ग के पहले दूसरे वर्ण है। तो जब ये बाद में आ जाएंगे तो क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, ये शायद ही यूपी टेट के पेपर में पूछा जाए, लेकिन आपको पढ़ के सारा जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि एक दो नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर अब आप बात समझिए, प्लस के साइन से पहले विसर्ग आई है, विसर्ग आई है, यहाँ भी विसर्ग आई है, यहाँ भी विसर्ग आई है, लेकिन बाद में काखा आया है और पाफा आया है। अब यहाँ पर ये जो काखा है ये पहले दूसरे वर्ण है का वर्ग के, और जो पाफा है ये भी पहले दूसरे वर्ण है पा वर्ग के, लेकिन इनमें संधि नहीं होती है। क्या करना है? बालक का बालक लिख देना है, और बीच में जो चिन्ह देख रहे हैं, तो आपने अगर हमारा अनुस्वार अयोगभा वाला वीडियो देखा होगा, तो अयोगभा संस्कृत में 4 होते हैं। एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होती है, उसके अलावा एक होता है विसर्ज उपधमानीयम औष्ठो, यानी कि उपपधमानीयम औष्ठो यानी उपधमानीय पाफा, और एक हमारा होता है दोस्तों जिह्वा मूलीय काखा। तो ये जो दो अयोगभा होते हैं, जिह्वा मूली और उपधमानी, तो उपधमानी होते हैं पाफा और जिह्वा मूली होते हैं काखा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आधी आधी विसर्ग ही लगा देते हैं। मतलब ये जो विसर्ग देख रहे हैं, विसर्ग ऐसे बनती है गोले, तो आधा गोला नीचे से हटा दीजिए, आधा गोला ऊपर से, तो बस इसमें संधि नहीं करनी है। तो याद रखिए, विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण आए और शासा सा है, तो वहां पर सत्व संधि होगी, सूत्र होगा विसर्जनीय सहा। लेकिन अगर का खा आ जाए, यानी का वर्ग के पहले दूसरे, और पा फा आ जाए पा वर्ग के पहले दूसरे, तो उनके बीच में संधि नहीं करनी है। आपको कोई सा कोई शा नहीं लाना है, आपको सीधे विसर्गों को आधा आधा कर देना है और उतार देना है। ये क्यों है? तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं बालका क्रीडति बालका खेलती, ये है हमारे
जिह्वामूलीय अयोगवाह, और जो नीचे लिखे हुए हैं वृक्षापतति वृक्षाफलति, ये है हमारे उपधमानीय पाफा। तो ये दो अयोगवाह का प्रकार है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।